Dr. Shweta Arya and I teach Mass Communication and Journalism in the University of Delhi. आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे पब्लिक रिलेशन और उससे संबंधित कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को। पब्लिक रिलेशन में जो पब्लिक शब्द है उसको और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं पब्लिक रिलेशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, जो शब्द, जो टर्म्स हम देखेंगे वो रहेंगे पब्लिसिटी, प्रेस एजेंट्री, स्टेक होल्डर, पब्लिक्स, लॉबिंग, propaganda, advertising and marketing communication. Publicity. Publicity refers to any information presented to the general public in the media that has the potential to change public opinion of a brand, company, individual or product. For example, a celebrity visiting a charity event. A company sponsors a charity event and invites a famous celebrity to participate. Newspapers, television channels, and social media users cover the event because it is newsworthy. Newsworthy means खबर कवर करने लायक थी, उसकी एक न्यूज़ वैल्यू होती है. The resulting media attention is called here as publicity. जो भी मीडिया फॉर्म्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स उस इवेंट को कवर करने आते हैं, then it is termed as the publicity. यानी कि एक इवेंट स्टेज किया गया for the coverage. Public relation planning and organizing the charity event to build a positive image for the company. The unpaid media coverage generated by the event in one line. Here PR creates a story. Publicity gets the story covered by the मीडिया. तो पीआर का रोल क्या है? तो पीआर इज क्रिएटिंग द स्टोरी. वो जर्नलिस्ट को एक न्यूज़ फीड दे देते हैं, न्यूज़ आइडिया दे रहे हैं कि जस्ट दिस इज़ द इवेंट, दिस इज़ द एंगल यू कैन कवर एंड आपको भी बेनिफिट मिलेगा कवरेज के साथ और एज अ पीआर प्रैक्टिशनर उनको भी बेनिफिट मिलेगा, उनकी कंपनी, उनकी क्लाइंट के लिए. सो दिस इज़ हाउ पब्लिसिटी प्रैक्टिस्ड. नेक्स्ट इज प्रेस एजेंट्री. प्रेस एजेंट्री जो हमने लास्ट सेशन में जाना, प्रेस एजेंट्री एक प्रैक्टिस होती है जो कि पीटी बार्नम किया करते थे. अब वो होती क्या है, स्पेशली इन पब्लिक रिलेशन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स. इन पब्लिक रिलेशन प्रेस एजेंट्री इज अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फोकस्ड ऑन गेनिंग अटेंशन एंड क्रिएटिंग मीडिया बज़ फॉर अ ब्रांड और इवेंट. बज़ मतलब एक हाइप क्रिएट कर देना. एक ऐसे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होती है, एक रणनीति बनाई जाती है जिसमें आप किसी भी इवेंट, प्रोडक्ट, ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन और या फिर किसी इंडिविजुअल के प्रति भी एक हाइप यहाँ पे एक हम क्रिएट कर देते हैं. एंड इट यूजेस वन वे कम्युनिकेशन टू परसुएड द पब्लिक, ऑफन रिलाइंग ऑन सेंसेशनलिज्म, पब्लिसिटी स्टंट्स एंड एग्जैजरेटेड क्लेम्स रादर दैन कंप्लीट ट्रुथ. सच जो होता है प्रेस एजेंट्री प्रैक्टिस में वो एकदम निचले पायदान पे होता है या फिर वो नहीं होता. इसमें ज़्यादातर कहते हैं सेंसेशन होता है. आप कह सकते हैं जिसमें हम साम दाम दंड भेद लगा देते हैं और वो सब करके हमें बस एक खबरों में बने रहना है, हेडलाइंस में बने रहना है, जो कि प्रेस एजेंट्स का काम होता है, जिसमें पब्लिसिटी स्टंट्स भी लगा सकते हैं. जो क्लेम्स हैं, जो बातें हैं, जो सूचनाएं हैं, वो बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं. तो इसको हम प्रेस एजेंट्री कहते हैं कि प्रैक्टिस बोला जाता है यहाँ पे. देन कम्स लॉबिंग. द लॉबिंग इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ पब्लिक रिलेशन दैट फॉस्टर्स एंड मेंटेन्स रिलेशंस with the government or its officials for the primary purpose of influencing legislation and regulation. Propaganda. These are the messages specifically designed to shape perceptions or motivate actions that an organization wants. The word was coined in the 17th century by the Roman Catholic Church and originally meant writing to propagate the faith. The word took on negative connotations in 20th century and is usually associated with lies, deceit and misinformation. So this is the propaganda which is used to shape the perceptions and opinions of people.
और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेनली इज़ नॉट फैक्चुअल, लाइज होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशंस होते हैं और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी जाती है। यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसी सूचनाएं जिससे आपको लगता है कि लोगों के जो विचार है उसको प्रभावित किया जा सकता है, केवल उतना ही दिया जाता है। नाउ कम एडवर्टाइजिंग। जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग के बीच में। तो एक जो मेजर फ़र्क है, the major difference between the public relation and advertising is that advertising is paid communication, whereas public relation is not paid communication. It is done by the earned media. Earned media का मतलब यह है कि जहाँ पे PR practitioner अपने गुडविल, अपने अपने गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया की जगत के जो लोग हैं, उनसे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, it is called earned media. But advertising is paid communication, जहाँ पे आपको यदि कोई विज्ञापन संप्रेषित करना है तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर मीडिया प्लेटफॉर्म के स्लॉट को खरीद लेते हैं कि आपको दोपहर में देना है, शाम में देना है, पीक आवर में देना है। उसके हिसाब से उनके स्लॉट्स तय होते हैं, किस मीडिया चैनल में देना है वो उसको आप खरीदा जाता है, यानी कि पैसों का लेन देन यहाँ पे आता है। लेकिन PR में पैसों का लेन देन नहीं होता। So advertising is a paid communication, information placed in a communication delivery vehicle by an identified sponsor that pays for the time or space. Marketing communication, a combination of activities designed to sell a product, service or idea. These activities are designed to maintain consistent brand messaging across traditional and non-traditional communication channels. These channels include advertising, collateral materials, interactive communication, publicity, promotion, direct mail, trade shows and special events, sometimes called integrating marketing communication. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत तरह के मीडिया चैनल्स को यूज़ किया जाता है, इसलिए वहाँ कहा जाता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। स्टेकहोल्डर्स, stakeholders are representatives of various vested interests directly or indirectly connected to a brand. The stakeholder model is so important that the PR industry's specializations are named after stakeholder groups. For example, these groups could be investor relations, corporate communication, media relations और digital PR. यानी कि एज अ PR प्रैक्टिशनर ये आपकी फील्ड यानी कि आपका जो स्कोप है उसको एक्सपैंड कर देता है। अगर आपका अगर PR प्रैक्टिशनर किसी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में काम करते हैं तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होगा। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के में भी वो किस हिस्से में वो काम करना चाह रहे हैं, वो मीडिया से संबंधित है या फिर किसी डिजिटल PR से संबंधित है, देन इट इज़ टर्म्ड एज मीडिया रिलेशन और डिजिटल PR. Whereas the publics in public relation are specific groups of people who share a common interest or connection to an organization. Unlike a single general public, PR professionals divide audiences into targeted groups like employees, customers or investors to build trust and tailor messages directly to them. जब हम पब्लिक रिलेशन को स्टडी करते हैं तो वी जनरली इंटरचेंजेबली यूज़ द टर्म स्टेक होल्डर्स और पब्लिक्स। दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ तो करते हैं, बोथ आर क्वाइट सिमिलर, बट देयर इज़ अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर टर्म एंड पब्लिक्स टर्म. पब्लिक कुड बी सेड एज अ सबसेट ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो कि वहीं से निकल रहा है और उसके कुछ सिमिलैरिटीज़ को वो वहाँ पे शेयर करता है. सो दैट्स द की डिफरेंस बिटवीन द टर्म स्टेक होल्डर एंड पब्लिक्स. अब पब्लिक्स को यहाँ पे थोड़ा सा हम बहुत और डीपली समझेंगे. विल डेल्व इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक्स in public relation and its various types. Actually, whenever we talk about public relations, as a PR practitioners, we should know who we are actually talking to in PR. As a PR practitioner, हम किससे बात कर रहे हैं PR में? To whom? Like for example, in advertising,
एडवर्टाइजिंग में हम बात कर लेते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमारे कंज्यूमर्स होते हैं. सो एज एन एड मेकर यू शुड नो एंड यू नो कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका टारगेट कंज्यूमर कौन होगा. बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, सीनियर सिटीजन्स होंगे या जनरल पब्लिक होगी. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक रिलेशन, तो वी शुड नो एज अ पीआर प्रैक्टिशनर और एज अ पीआर प्रोफेशनल कि हम किससे बात कर रहे हैं. लाइक जैसे न्यूज़पेपर्स के न्यूज़ रीडर्स होते हैं, टेलीविज़न के लिसनर ऑडियंस होती हैं, व्यूअर्स होते हैं, रेडियो में लिसनर्स होते हैं. उसी तरह से पब्लिक रिलेशंस में वी यूज़ द टर्म पब्लिक्स. In public relation, we don't just broadcast to a general public. That's way too vague. Instead, public relation practitioner focus on its publics, which represent the essential P in PR. Though they are often misunderstood or confused with marketing's target groups, in actually it is different. So, public relation में ही जो P आता है, जो पहला P है, वो पब्लिक ही है. बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द पी यूज्ड इन पब्लिक रिलेशन. जनरल पब्लिक मीन्स द जनरल पॉपुलेशन विच इज़ वेरी हिट्रोजिनस. हिट्रोजिनस का मतलब क्या है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग उनके जेंडर. इट कुड बी द जेंडर, इट कुड बी द सेक्स, इट कुड बी देयर एजुकेशन, इट कुड बी देयर रिलीजन, इट कुड बी द एज, इट कुड बी देयर पेइंग कैपेसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उनके कुछ फीचर्स हो जाते हैं, वो जनरल पब्लिक में आ जाते हैं. बट जब हम पब्लिक रिलेशंस में पब्लिक की बात करते हैं तो इसके आगे हम एस भी लगाते थे, पब्लिक्स, दैट रिप्रेजेंट अ वेरी नीश सॉर्ट ऑफ ग्रुप. सो इन पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक्स इज डिफाइंड बाय लुकिंग एट 4 स्पेसिफिक एलिमेंट्स. अगर हमें अपनी पब्लिक्स को समझना है पब्लिक रिलेशन में, तो हमें 4 एलिमेंट्स की जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि हम किन लोगों से बात कर रहे हैं पब्लिक्स में. नंबर 1 इज़ द हु, कौन है. दीज आर द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स और साइकोग्राफिक एलिमेंट्स. ऐसा ग्रुप जिनके सेम मनोवैज्ञानिक ट्रेट्स होते हैं. मनोवैज्ञानिक ट्रेट्स का मतलब है यहाँ पे आपके सेम एटीट्यूड्स हो सकते हैं, सेम आइडियाज़ हैं, सेम वैल्यूज़ एंड सेम बिलीफ. सो जो सिमिलैरिटी है साइकोलॉजिकल ट्रेट में, वो एक अलग से उन्हें एक पीआर में पब्लिक्स बना देते हैं. देन हाउ दे इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट इन सिमिलर वे. ये पर्टिकुलर ग्रुप किस तरह से इंटरैक्ट करता है और किस तरह से कम्युनिकेट करता है आपस में, क्या सिमिलैरिटी है उनके इंटरैक्शन में. Then comes the why. They are not just a random group. They form specifically around a particular issue. Random group यूं ही नहीं बन जाता. This randomness is another difference of general public and publics in PR. General public is random, could be random, but in publics ये random नहीं होता. In publics ये हमेशा किसी ना किसी issue से संबंधित होगा. That's why यहाँ पे हम who और how की बात कर रहे हैं. And lastly, to whom. That issue is one that directly impacts a specific brand or organization or an individual or an institution. So, it can be defined as publics, a psychographic segment with similar communication behaviors formed around specific issues impacting a brand. Again, I have already explained the psychographic thing, the communication behavior, and the specific issue. According to Encyclopedia of PR published by Sage, publics can be defined as a specific groups of people connected by a shared interest or a common problem. Understanding these elements is the first step in building a strategy that effectively reaches the right people for right reasons. अब देखते हैं पब्लिक्स के प्रकार. पब्लिक रिलेशन में कितने प्रकार की पब्लिक्स होती है. टाइप्स ऑफ पब्लिक्स. अंडरस्टैंडिंग विच पब्लिक you are or we are as a PR practitioner talking to is the secret to a successful strategy. यहाँ पे 3 कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है. नंबर 1 इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल पब्लिक्स,
primary and secondary publics, and lastly growing framework of situational publics or growing framework of publics. Internal and external public. Internal public closely within the organization. किसी संस्थान के जो भीतर के जो लोग होते हैं वो इंटरनल पब्लिक होते हैं. They are vital for the organizations, for branding and for advocacy. और ये वो लोग होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो these could be the employees, these could be the board members, ये वो लोग होते हैं. एक्सटर्नल पब्लिक्स की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन संस्थान के बाहर के लोग होते हैं. These are the groups outside the organization. This is the group on impacted by बाहर के जो संस्थान के अंदर नहीं होते, संस्थान के अंदर काम नहीं कर रहे होते, लेकिन संस्थान को प्रभावित करने की क्षमता इनके पास ज़रूर होती है. ये एक तरह से कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, ये मीडिया भी होती है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी होती हैं और गवर्नमेंट रेगुलेटर्स भी होते हैं. पीयर प्रैक्टिशनर को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पब्लिक्स के बीच के अंतर को मालूम होना चाहिए. They should understand the difference between the internal and external public, and they need to communicate consistently with both types of public. Now comes primary and secondary publics. Primary publics are the groups of people who can directly help or hurt an organization's ability to reach its goals. An organization need their support to succeed. If a company's primary public changes their mind, the company's success is at risk. For example, customers, employees, investors, or local community members. Whereas the secondary publics are groups that still care about the organization, but they do not have a direct ability to make decisions or change the organization's main goal. However, they often have the power to influence your primary public. Primary public किसको influence कर सकते हैं? Like the customers, employees, investors or local community leaders. The example of secondary public here is the media, the reporters, the trade groups and the competitors. So that's the difference between the primary and secondary public. Now the question comes, what's the difference between the internal external group of public and primary and secondary group of public? जो difference lie होता है, that lies in the location. Internal and external public एक लोकेशन की बात करता है, अंदर संस्थान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग, बट बोथ आर द की स्टेक होल्डर्स. प्राइमरी और सेकेंडरी पब्लिक्स पावर की बात करता है, किस तरह की पावर, किस तरह का इन्फ्लुएंस, प्रभाव वो संस्थान पे डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज द ग्रोइंग फ्रेमवर्क ऑफ सिचुएशनल पब्लिक. दिस फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज पब्लिक्स based on how aware they are of an issue and how they respond to it. ये 4 तरह की पब्लिक होती है: लेटेंट पब्लिक, नॉन पब्लिक, अवेयर पब्लिक एंड एक्टिविस्ट पब्लिक. इन पब्लिक्स के बारे में हम एक जो थियोरी है उसके अंदर से हम थोड़ा और डिटेल से जानेंगे. यहाँ पे सिर्फ इतना ही कि लेटेंट पब्लिक, नॉन पब्लिक, अवेयर पब्लिक एंड एक्टिविस्ट पब्लिक्स. नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक रिलेशन थियोरीज एंड मॉडल्स. पब्लिक रिलेशन की जो फील्ड है उसमें कई तरह की थियोरीज होती हैं एंड मॉडल्स भी होते हैं. जिस तरह से हमने कम्युनिकेशन में थियोरीज एंड मॉडल्स को स्टडी करते हैं, ये जो थियोरीज एंड मॉडल्स होते हैं, दिस डेवलप्स आवर अंडरस्टैंडिंग, एनहांसेस आवर नॉलेज टुवर्ड्स द फील्ड, इन्फॉर्म्स अस अबाउट द की स्ट्रैटेजीज एंड प्रैक्टिसेस टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ताकि हम अपने एज अ PR प्रैक्टिशनर आगे काम कर सकें. In this section, the whole public relation theories and models are divided into 5 subsections. 5 sections में theories और models को divide कर दिया है. यहाँ पे हम basic communication models और theories को study करेंगे.
जिसमें एरिस्टोटल मॉडल्स आ जाते हैं, शैनन एंड वीवर का मॉडल आ जाता है, बर्लो SMCR का मॉडल आ जाता है, लासफिल का मॉडल आ जाता है। दिस आर बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल्स जो कि हम ओवरऑल कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं और एक ज़्यादातर लीनियर कम्युनिकेशन की बात करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्शनल मॉडल, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन की बात होती है, जिसमें हम ऑस्कुड और श्रैम के मॉडल को देखेंगे, वेस्ले एंड मैकलीन के मॉडल को देखेंगे, अकोमोडेशन थ्योरी देखेंगे। देन थर्ड आ जाता है हमारे पास पर्सुएजन थ्योरी। पर्सुएजन थ्योरी पार्ट 1 एंड पर्सुएजन थ्योरी पार्ट 2। पर्सुएजन थ्योरीज में का मतलब है हमारे साइकोलॉजिकल थ्योरीज, किस तरह से एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस होते हैं और किस तरह से एटीट्यूड्स को मेंटेन यहाँ पे हम करके रख सकते हैं। पार्ट 1 में हम ALM मॉडल देखेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी देखेंगे, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी देखेंगे, और पर्सुएजन थ्योरी पार्ट 2 में हम इनोकुलेशन थ्योरी देखेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी देखेंगे, और लास्ट में जो आ जाता है वो हमारा दीज आर द थ्योरीज एंड द मॉडल्स स्पेसिफिकली डिजाइंड एंड वर्क फॉर द फील्ड ऑफ public relation. Under it, we'll discuss Growing and Hunt 4 models of public relation, excellence theory, system theory, situational theory, and diffusion of innovation theory. Now let's look into these models and theories one by one. Starting with basic communication models. These foundational models shape the way messages are crafted and delivered effectively. Starting with Aristotle model, which is one of the very first model considered in the area of communication. It is very classic model, and is a very speaker-centric framework developed around 300 BC. Speaker-centric means it is a linear, one-way process focused primarily on public speaking and the art of persuasion. Linear means one way, sender to receiver जा रहा है, यहाँ पे टू वे नहीं हो रहा, मीन्स कि जो रिसीवर से किसी भी तरह का फीडबैक की बात यहाँ पे नहीं की गई है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ लीनियर एंड वन वे प्रोसेस फोकस्ड ऑन पब्लिक स्पीकिंग. Public speaking means it it focuses on the oral communication skills. Obviously क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो थी वो डेवलप नहीं थी, ज़्यादातर ओरल कम्युनिकेशन हुआ करता था. So the model breaks down the communication process into 5 core elements. Number 1 is the speaker, which is the central figure who creates and delivers the message. The speech or the message, you can say, the actual message, content or argument being presented. The occasion is the specific time, place or context in which the speech occurs. Audience, the receiver who listen and interpret the message. And the effect, the outcome, impact or response the speech create on the audience. One key point of Aristotle model is that because it is a linear model and speaker centric, which means it is the communication under it, the message is designed only to create and generate a sort of effect on the receivers or the audience the speaker wants. जो स्पीकर चाहता है मैसेज की डिज़ाइनिंग ही वैसी की जाती है ताकि हमें एक डिज़ायर्ड इफेक्ट जो है जो स्पीकर चाहता है वो मिल सके. सो एरिस्टोटल इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटोरिक हियर and emphasized that to influence an audience effectively, a speaker must balance 3 rhetorical appeals. 3 rhetorical appeals एरिस्टोटल यहाँ पे देते हैं अपने रिटोरिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत. वो अपील्स है नंबर 1 ईथोस, जिसका मतलब है establishing credibility, trust and moral character using subject experts or celebrity. अपने मैसेज में as a speaker, if you want to design a message to be sent to the receivers or the audience, you should establish the message credibility and trust. और हम कैसे कर सकते हैं? By including the subject experts or the celebrity. For example, अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो जो कई एड्स में सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो वो सेलिब्रिटीज़ those celebrities are used to establish the credibility and trust, and it is called as ethos appeal. Pathos, appealing to the audience emotions and feelings को जब हम अपने मैसेज में बहुत ही इमोशनल टच दे देते हैं
कुछ इमोशंस और फीलिंग्स क्रिएट कर देते हैं, उसे हम पैथोस कहते हैं। लोगोस means logic or reasoning and factual evidence to structure the argument to audience. तो ये 3 अपील्स अरिस्टोटल ने दी और उनके अनुसार ये 3 अपील्स को यदि हम मैसेज में यूज़ करेंगे तो एक रिटोरिक कम्युनिकेशन, एक प्रभावशाली, एक इफ़ेक्टिव सूचना का संप्रेषण किया जा सकता है। अब it depends on the speaker whether he wants to include one appeal into it, 2 appeal into it, or all of the 3 appeals into it. Like for example, a food company facing a product continuation crisis may hold a press conference to address public concerns. The CEO may establish credibility by highlighting the company's commitment to quality and safety. Here it is, ethos. Express concerns for affected customers and acknowledge their desires, pathos, and present factual information about product recall, investigations, corrective measures as logos. This communication is persuasive because it combines trust and ethos, empathy, pathos, and fact logos, helping to rebuild public confidence and protect the organization's reputation. तो ये था हमारा, हमने एक बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल में किस तरह से पीआर को इंक्लूड किया. That's the application of an Aristotle model into the practice of public relation. So with this, I'm ending the lecture here. We'll look into the other models and theories in next lecture. Thank you so much.